हाय, वेलकम टू शुभ लाभ शो। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं और इस बार मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। जी हाँ, बेहद खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं जो फुल टाइम ट्रेडर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्वेस्टमेंट पे वो कम भरोसा करते, वो कहते हैं ट्रेडिंग बेटर है और वो खुद को फुल टाइम ट्रेडर कहते हैं। अगर आप इंस्टा की रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़े से भी एक्टिव हैं, तो आपके लिए चेहरा जाना पहचाना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दीपक वाधवा जी की, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दीपक जी से आज हम जो बात करने वाले हैं वो बड़े रोचक विषय पर है। एक नई दुनिया की बात है। दरअसल बात मैं उनसे स्टॉक मार्केट पे भी कर सकता था, ट्रेडिंग पे भी कर सकता था, लेकिन विषय मैंने चुना क्रिप्टो का। चुनने के पीछे वजह ये थी कि मैं यूट्यूब पर एक क्लास देख रहा था दीपक जी की, जिसमें दीपक जी बहुत सारे लोगों से क्रिप्टो को लेकर, कॉइन्स को लेकर बात कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे, आप 200 लोग जुड़े हैं, मेरे पास इतने लाइक्स हैं, आप लोग और जुड़िए। कहीं मुझे लगा कि दीपक सर ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में ट्रेड करें, इसको अपनाएं, ट्रेडिंग करें। तो मुझे लगा क्यों ना बात की जाए कि सर क्रिप्टो क्यों। सो मेरा पहला सवाल सर यही है, आखिर क्रिप्टो क्यों? ट्रेड करने के लिए दुनिया में इतनी कमोडिटीज़ हैं, इतने स्टॉक्स हैं, फिर आपने क्रिप्टो को क्यों चुना, और वो भी ऐसे समय में जब सरकार फ्रेमवर्क नहीं बना पा रही, आरबीआई आपको वार्निंग दे रहा है, सेबी नियंत्रण नहीं करता लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करने देता है, फिर क्रिप्टो क्यों? देखिए, एक न्यू जनरेशन का ये एसेट क्लास है। वैसे तो इसे 10, 12, 15 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी न्यू जनरेशन है ये। मैं ये कहूँगा फर्स्ट जनरेशन ही है इसकी। और इसमें क्या है, लोग अभी घुस रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, फ्रेमवर्क नहीं है। ज़रूर, यस, फ्रेमवर्क इज़ नॉट देयर, लेकिन इलीगल भी नहीं है। हम लीगली इस पे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होता है। जिस अकाउंट से पैसा जाता है उसी से ही ये वापस आता है। ये नहीं कि पैसा मैंने दिया, आप ले लिया, या आपने दिया मेरे अकाउंट में आ गया। तो वहाँ तक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, केवाईसी प्रॉपर हो रही है। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अंधेरगर्दी चल रही है। लेकिन हाँ, रेगुलेटर कौन है अभी ये नहीं डिसाइड हुआ कि सेबी ही इसको रेगुलेट करेगी या कोई नई बॉडी आ जाएगी। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी है कि आप कॉइन को इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कॉइन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि जैसे मैंने एक असेट ख़रीदा, तो मैं ये नहीं है कि मैंने अपना एसेट आपको दे दिया। मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ख़रीदूँगा भी मैं ही, बेचूँगा भी मैं ही। ट्रांसफरेबल नहीं है, जैसे शेयरों की तरह। जैसे शेयरों की तरह। दूसरा, अब क्यों हमने एक्सेप्ट करा? क्योंकि एक नया असेट क्लास है। जब कोई चीज़ नई होती है तो कमाने के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरी एक रील शायद आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर मैंने 1000 रुपये विप्रो में लगाए होते तो आज 700 करोड़ होते। तो अब विप्रो को तो मैं बहुत पीछे छोड़ा, 40 साल पहले की बात हो गई। लेकिन हाँ, आज अगर मैं इसमें लगाता हूँ नई जनरेशन में, तो हो सकता है ये मेरे लिए वहाँ तक पहुँच जाए। तो हमें नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है मेरा पैसा ज़ीरो भी हो जाए, गवर्नमेंट बैन कर दे, या क्रिप्टो ही ख़त्म हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि हम लोग सब जो है एक पॉजिटिव लोग हैं, बेड़ा उठा लिया, चलो देखते हैं आगे क्या होगा, तो बस आगे जाए जा रहे हैं। दीपक जी जैसे लोगों को, या उनको फॉलो करने वाले लोगों को, या ऐसे लोगों को जो क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथीरियम, जो तमाम तरीके के कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बीते हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आई। राहत की खबर ये आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई बिटकॉइन को हम स्ट्रेटजिक रिजर्व की तरह यूज़ करेंगे। मतलब ये था कि जैसे डॉलर रखते हैं, जैसे गोल्ड रखते हैं, वैसे अब हम बिटकॉइन का भी स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाएंगे। तो ये बात ठीक है कि अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में बिटकॉइन पर कहीं ना कोई आगे पीछे बढ़ रहा है। सर, अगर दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, आपको लगता है कि ठीक है, एक नया विचार है, एक नई बात है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो नए तरीके से आते हैं, तो फिर क्यों आपको लगता है, क्या हिचक है, क्या है ऐसा जो सरकार को रोक रहा है इस पर फ्रेमवर्क बनाने से? भाई, टैक्स तो सरकार ने लगा दिया 30%। आरबीआई तो यहाँ तक कहता है ये ट्यूलिप के फूल हैं, रहे ना रहे कुछ नहीं पता, टेंजिबल नहीं है, इनका कोई यूज़ केस नहीं पता है। फिर अगर आपको लगता है कि भाई अमेरिका अपना रहा है, पूरी दुनिया में इसका को एक्सेप्ट किया जा रहा है धीरे धीरे,
आपको भी लगता है कि एक नया बीड़ा उठाया है, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सरकार के लिए क्या हिचक है? देखिए, यूज़ केस की बात क्या है कि आज गोल्ड का क्या यूज़ केस है? ऑर्नामेंट्स, सजावट की चीज़ है। सजावट से ज़्यादा पोजेशन की चीज़ है। हर आदमी चाहता है मेरे पास गोल्ड 100 ग्राम गोल्ड हो, 200 ग्राम गोल्ड हो, 1 किलो गोल्ड हो। इट्स ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी, मेरे पोजेशन में है। ऐसे ही बिटकॉइन एक मैटर ऑफ सिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि मेरे पास होना चाहिए, तभी तो डिमांड है। दूसरा, पहले समझिए कि ये है क्या। ये एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी है। डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ करेंसी, अब हम यहाँ से क्या है, आज तो हम 2025 में बैठे हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान है। आपने अपना फ़ोन दिया, मैंने बार कोड स्कैन किया, QR कोड स्कैन किया, पैसा मेरे से आप तक पहुँच गया। लेकिन अगर हम 10 साल पीछे आ जाएं, मुझे आपको पैसा देना एक टास्क होता था। मैं चेक लिख के दूंगा, आप वो चेक अपने बैंक में डालेंगे, आपके खाते में 3 दिन बाद पैसा आएगा। यानी कि मेरे से पैसा आप तक या तो कैश में आएगा या 3 दिन 4 दिन बाद आएगा। और ये तो हम दोनों एक सिटी में हैं, तो हमारे को 3-4 दिन है। यही अगर आप बॉम्बे में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, तो ये पैसा 10 दिन की ट्रांजैक्शन है। कोई चेन्नई में है तो और 2-4 दिन फालतू लग जाते थे। तो पैसे की आवत जावत में बहुत टाइम लगता था। यही चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और प्रोसेस लंबा है। पहले RBI की परमिशन लो, फिर वो अप्रूवल देंगे, फिर फॉर्म ए भरो, मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स, फेरा फेमा के फॉर्म भरो, फिर आपका पैसा बैंक में आप जाओ, बैंक के पूछता था भाई क्यों पैसा ट्रांसफ़र करना है, तमाम दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी, फिर वो पैसा ट्रांसफ़र होता था। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि ये हमें बैंक की और ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं US में बैठा हूँ, मुझे जापान में पैसा चाहिए, मैंने एक क्लिक में यहाँ से वहाँ पैसा भेज दिया। तो बिटकॉइन का इजाद हुआ, यानी कि ये ब्लॉकचेन करेंसी और बिटकॉइन का इजाद हुआ। तो ये डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उस पर और चर्चा करेंगे अभी। लेकिन इसमें ये देखा गया कि मेरे पास पैसा है, आपको भेजना है, आपका QR कोड मैंने स्कैन किया, मेरा पैसा आपके पास पहुंच गया। कोई बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई सैटरडे संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बट अभी आपने कहा वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ 10, 12, 15 साल पहले, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया, पैसे का आवत जावत हो गया। अब सरकार की तकलीफ यही है कि मैंने बिटकॉइन खरीदा, मेरा कोई यार दोस्त रिश्तेदार बैठा है अमेरिका में, मैंने उसका QR कोड स्कैन किया और वो वहाँ चला गया। तो जो पैसा सरकार के लिए टैक्स की रूप में काम आ सकता था, पैसे की कमाई हो सकती थी, मैंने वो भेज दिया। अब कल को वो वापस आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ तक भी ठीक है, मैंने अपने रिश्तेदार को भेजा, भाई को भेजा, लेकिन इसके वो भी हो रहे हैं मिसयूज़, टेरर फंडिंग, बिल्कुल जो भी ये मतलब मैं इलीगल ट्रांजैक्शन, स्मगलिंग में। तो लोगों को एक आसान तरीका मिल गया यहाँ से वहाँ पैसा भेजने का, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंडली, इसमें सबसे बड़ी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है तो एनोनिमिटी बहुत है। आज आप मेरे को एक अपना QR कोड भेज दो, कोई सरकार, कोई आदमी ये नहीं पता लगा सकता कि ये पैसा यहाँ से उठ के इस QR कोड में गया, इस QR कोड का मालिक कौन है, ये पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन इस तरह से ही बना है। तो एनोनिमिटी बड़ी ज़बरदस्त है। कई दफ़ा हमने सुना था, शायद आज से 10-5 साल पहले, मुझे ध्यान है, कोई मॉलवेयर आ गया था और उन्होंने कहा कि ये हम आपका जो है मॉलवेयर तब क्लियर करेंगे जब इतने हज़ार बिटकॉइन देंगे। तो वो रैंसम जो है बिटकॉइन में दिया गया था। तो क्योंकि एनोनिमिटी है, तो हर चीज़ के, हर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो ये है कि आप अपने अकाउंट में खरीदो और बेच लो, हमें यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आप ट्रेड करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप इसको एज ए करेंसी यूज़ नहीं करोगे। यानी कि जब मैं अपने अकाउंट से आपको देता हूँ तो आई एम यूजिंग इट एज ए करेंसी, ठीक है। तो मैं वो यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडेबल है इंडिया में, इलीगल नहीं है। इलीगल
करेंसी का यूज नहीं है। लेकिन आप ट्रेड कर सकते ट्रेड हैं कर सकते एसेट, asset, एक yes. एसेट की तरह आप उसको इस्तेमाल। ठीक है सर, अब यहाँ से हम एक तरह से सर बिगिनर गाइड आपके साथ बनाएंगे। आप कह लीजिए कि अब मान लीजिए कि मैं आपकी इस बात से मुतमईन हूँ कि ठीक है, इसको आप एक एसेट क्लास की तरह लीजिए, इलीगल नहीं है, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मेरे दर्शक ये मानते हैं कि हाँ दीपक सर से बात करते हैं, दीपक जी की सलाह मानते हैं, दीपक जी की बात हमको असर करती है, तो अब यहाँ से हम उनकी जो और दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्रिप्टो क्या सिर्फ अमीरों का खेल है जैसा ये बोला जाता है, या एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण निवेशक जो शेयर खरीद सकता है, जो गोल्ड खरीद सकता है छोटी से छोटी रकम से, वो भी क्रिप्टो में काम कर सकता है? शुभम जी, ऐसे बहुत सारे कॉइन ट्रेड हो रहे हैं जो 1 रुपए में कई लाख आ जाते हैं। अच्छा। 1 रुपए में। और क्रिप्टो में डेसिमल के बाद 8वां 10वां हिस्सा भी ट्रेडेबल है, यानी कि जो प्राइस है वो है 0.000000001215, यानी कि डेसिमल का 12वां हिस्सा। अब आप $1 या 1 रुपए में कितने कॉइन ले सकते हो, हिसाब लगा लो आप। ऐसे कम से कम नहीं तो हजारों कॉइन है जो 1 रुपए में कई लाख आ जाते हैं। तो कोई भी कर सकता है। जहाँ तक आपने बात की ना एसेट की सर, जैसे करेंसी में तो ठीक है, हम करेंसी की तो अब बात ही छोड़ देते हैं, हम एसेट पर आते हैं। एसेट हमेशा उसके पीछे लोग चलेंगे या उसमें ज़्यादा भरोसा रखेंगे जहाँ पर सर कुछ स्थिरता हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड पे लोगों को स्थिरता क्यों लगती है, या शेयर बाज़ार में स्थिरता क्यों लगती है कि ठीक है, आप महीनों के, हफ्तों के झटके अगर छोड़ दीजिए तो लंबे समय में आप देखेंगे कि एक इसमें तेजी आती है या स्थिरता है, बाजार बहुत तेज फ्लक्चुएट नहीं होता है। ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि साल में 4 दिन या 6 दिन ऐसे होंगे जब निफ्टी सेंसेक्स में लोअर सर्किट लग जाए या गोल्ड एक दिन में 10-10, 20-20% टूट जाए। ठीक है, 2-4-5 साल में एक मौका ऐसा आता है, ये मैं मानता हूँ। बट सर बिटकॉइन के साथ या क्रिप्टोज के साथ आप देखिए तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो किसी भी चीज़ में वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। आज आप कह रहे हैं गोल्ड की वैल्यू है, वो क्यों है? क्योंकि आपने और हमने उसे माना हुआ है। बिल्कुल। वैल्यू थी नहीं या वैल्यू है नहीं, एजम्पशन है, इसलिए वैल्यू है, क्योंकि हमने उसे एक वैल्यू दी है। आज से 2 साल पहले तक, जब तक ये लैब ग्रोन डायमंड नहीं आया था, डायमंड भी करोड़ों रुपए का था, ऑल ऑफ ए सडन नीचे आ गया। बिल्कुल। ठीक है, तो वैल्यू किसकी? अब ये माइक है, इसकी वैल्यू 1 लाख है, 1 करोड़ है, ये तो मैं और आप लेन देन वाले डिसाइड करेंगे ना। हम जितने में खरीदने को तैयार हैं उसकी वैल्यू उतनी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकलती है कि भाई मैंने 1 लाख की खरीदी, आज आप कह रहे हो भाई मुझे खरीदनी है, मैंने कहा जी मेरी तो 1.5 करोड़ की है, आपको लेनी है, आप 1.5 करोड़ में लोगे, नहीं लोगे तो कोई एमआरपी तो है ही नहीं ना। बिल्कुल। अब आते हैं क्रिप्टोज पे। देखिए, क्रिप्टो एक फ्यूचर करेंसी है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। आज उसके ओपोनेंट बहुत हैं क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में लोग एक्सेप्ट करेंगे और ये चीज़ चलेगी। हो सकता है 10 साल लगें, 15 लगें, 20 लगें, मुझे नहीं पता, लेकिन वाइडली एक्सेप्ट होती जा रही है। यूएस में ETFs भी आ गए हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के भी आ रहे हैं। हांगकांग में भी कुछ कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, और दुनिया में सब जगह इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। रहा सवाल कि 20-30% क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि अभी जो इसमें ट्रेड करने वाले लोग हैं वो मुट्ठी भर भी नहीं है। जब इसमें वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये भी घटना बढ़ना बंद हो जाएगा। डेप्थ आ जाएगी मार्केट में। बहुत सारे लोग खरीदने वाले बैठे होंगे तो बेचने वाले उतना नहीं गिरा पाएंगे, जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो खरीदने वाले नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये क्या है, ये सारा वॉल्यूम का गेम है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ, आप देखें पिछले 10 साल पहले और आज में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। अब रहा सवाल कि वैल्यू जनरेशन, जैसे गोल्ड आपने कहा कि ओवरऑल बढ़ ही रहा है, तो साहब इससे ज़्यादा आप क्या वैल्यू जनरेट करोगे कि $1 वाली चीज़ $1,10,000 तक पहुंच गई 15 साल में। इससे ज़्यादा क्या वैल्यू चाहिए किसी को? कौन सा एसेट क्लास है जो इस तरह भाग रहा है? तो ये बात तो पहले दीपक सर ने बता दी कि आप
1 रुपए में भी कई हजार कॉइन्स खरीद सकते हो तो ठीक है, यानी कि अगर आपकी जेब में थोड़े से पैसे भी हैं तब आप इस बाजार में घुस सकते हैं। चलिए अब दरवाज़ा खोलते हैं। सर कॉइन्स में भी हम कई तरीके के नाम सुनते हैं, मीम कॉइन्स हैं, इथेरियम है, बिटकॉइन है। कैसे इन्हें बांटें? इस बाजार में जब हम घुसे तो बहुत सारी दुकानें दिखी। इस बाजार को अगर मुझे समेटना हो तो कैसे समेटूं? देखिए, मीम कॉइन क्या होता है, कोई भी कार्टून कैरेक्टर लिया जाता है या कोई जानवर ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, या मेरे को बैठे बैठे एक कप समझ आ गया तो मैंने कहा ये कप कॉइन है। इसके पीछे कोई वर्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी ब्रांड इक्विटी है। मैंने कहा भाई मैं ये कॉइन लॉन्च, जैसे अभी एक ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी मज़े की बात है, ट्रम्प साहब ने अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर 100 रुपये कमाए तो प्रेसिडेंट बनने से 2 दिन पहले उन्होंने ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया और वो 100 रुपये का बेच दिया। तो पूरे 50 साल में अगर उन्होंने 100 रुपये कमाए तो केवल ये कॉइन बेच के भी 100 रुपये कमा लिए। तो इस तरीके से क्या है, इसमें वैल्यू जनरेट हो जाती है। दूसरा, मीम कॉइन्स के पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर या किसी की लाइकिंग या किसी के होता है। तो मीम कॉइन्स में तो मैं कहता हूँ कि भाई आदमी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% लोग लॉस ले लेते हैं मीम कॉइन्स में। जो बाकी कॉइन्स हैं जैसे कि XRP है, ओंडो है, सुई है, टाओ है, ये सब क्या है, इनके पीछे कोई ना कोई कंपनी चल रही है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक जियो कॉइन आया है, तो वो जियो कॉइन किसके साथ एसोसिएशन में आया? वो आया पॉलीमेटिक के साथ। अब पॉलीमेटिक एक कंपनी है जिन्होंने वॉलेट सर्विसेज या अपना ब्लॉकचेन सर्विसेज दी जियो को। ये करार हुआ, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल भी है। तो अब एक कंपनी हो गई मैटिक कॉइन या पॉलीमेटिक, एक कंपनी हो गई रिलायंस जो कि इसको लेके आ रही है, और हम जैसे करोड़ों यूज़र उसको यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ बिजनेस डेवलप होगा। तो अब बिजनेस भी हो गया, एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो गया, एक सर्विस सीकर भी हो गया, और इक्विटी भी है, और ब्रांड भी है, ब्रांड भी है, तो सब कुछ है। ऐसे ही बिटकॉइन क्या है, वो लिमिटेड सप्लाई कॉइन है, उसके पीछे कोई बिजनेस नहीं। लेकिन इथेरियम जो है उस पर कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सोलाना पे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, XRP, बैंक्स भी आजकल अपने ट्रांजैक्शंस के लिए XRP का यूज़ करने लगा है, रिपल जैसे बोलते हैं। तो इन सब के पीछे कहीं ना कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन 80 या 70% कॉइन ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने नाम की वजह से चल रहे हैं, उनमें कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो वो लोगों को फंडामेंटल देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो पहली चीज़ देखें जब आप दरवाज़ा खोल के बाजार में घुसें, जो सबसे पहली चीज़ देखें, पहले तो क्या नहीं करना है, दीपक जी ने बताया मीम कॉइन को देखिए ही मत, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कीजिए कि उन कॉइन्स को या उन करेंसीज को अपनाइए या उनको खरीदिए जिनके पीछे कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, जिनके पीछे कोई कंपनी हो, जिनके पीछे कोई बिजनेस डेवलप हो रहा हो, तब उसमें कहीं ना कहीं इक्विटी आती है। सर कैसे स्टॉक ट्रेडिंग से क्रिप्टो ट्रेडिंग डिफर मानते हैं आप? आपने दोनों ही बाजार बहुत करीब से देखे हैं, दोनों में ही आप जीते हैं एक तरह से, कैसे अलग हैं ये दोनों? देखिए, एज फार एज ऑपरेशंस आर कंसर्न, यानी कि मैं पैसा लाया, मैंने अकाउंट में पैसा डाला, फिर मैंने ट्रेड किया, प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं है। उसमें भी डीमेट अकाउंट लगता है सर? उसमें वॉलेट लगता है, इसमें डीमेट लगता है, तो बात एक ही हो गई। वहाँ भी अकाउंट से ही पैसा जाता है, अकाउंट में ही आता है, यहाँ भी वही है। वहाँ भी मेरा KYC उसी प्रोसेस से होता है, यहाँ भी वही होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे मैं कहूँगा NSE BSE थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सचेंज भी हैक हो जाता है, जैसे एक वज़ीर एक एक्सचेंज था, अभी एक बायबिट करके एक्सचेंज था, वो पूरे एक्सचेंज हैक हो जाते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ है, क्योंकि दिस इज़ 100% डिजिटल एसेट। बाकी तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है, लेकिन हाँ, ये मुझे तो फ़र्क नहीं महसूस होता। कोई फ़र्क नहीं सर। ये टेरा लूना जैसी जो घटनाएं हुई, या जिसके बाद अभी हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया 1000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हो गया भारत में। इतनी नाजुक चीज़ है, आपको देखिए कि इतने लाख करोड़ का नुकसान हो जा रहा है, 5 लाख करोड़ का नुकसान औसत आंका गया था। 1000 करोड़ भारत से ऐसे निकल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे एक्सचेंज हैक हो जाते हैं, रेगुलेटर कोई नहीं है। उसके बाद भी सर अगर कोई पैसा लगा रहा है तो मान लीजिए कि आज उसने पैसा लगाया तो कल कहाँ जाए? अगर मान लीजिए वो
वेबसाइट बंद हो गई, वेबसाइट ही है सब कुछ, बंद हो गई, कहाँ जाए, क्या करेगा वो? कुछ नहीं हो सकता जी, फिर अपना बस शांति से बैठना पड़ेगा। शांति से बैठना। मैं इसमें कोई लोगों को आश्वासन नहीं देना चाहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जिनका पैसा गया उनका ही रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन मैं इसके विजवे से एक चीज़ और बताता हूँ ना आपको, कि आपने मान लो पैसा डाला किसी स्टॉक में, 1200 वाला स्टॉक 6 रुपये आ गया, किसने क्या कर लिया? कौन आ गया आपको बचाने के लिए? सही बात है। 2 दिन में इंडसइंड बैंक 27% टूट गया। कौन आया बचाने के लिए? इन्वेस्टर प्रोजेक्ट जो वो है प्रोटेक्शन प्लान, उसने आके कहा कि ठीक है भाई, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आपके 70 रह गए, तो ये 30 हमसे ले लो। कुछ नहीं है। कोई नहीं है, तो आपका रिस्क है। तो रिस्क तो है ही है। अभी देखिए, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ कोई भी कमेंट करने के लिए, सेबी ने ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे एवेन्यू बंद कर दिए कि वीकली ऑप्शंस नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स का भी तो पैसा टूट रहा है, उसमें क्या किया? देखिए, ये क्या होता है कि हम लोग ना समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं है। मेरा कहना ये है, जिस आदमी के पास 20-25 लाख से कम है, उसको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। ऑप्शंस में तो खास तौर से नहीं आना चाहिए। 20-25 लाख रुपए की कैपिटल कम से कम चाहिए। कम से कम होनी चाहिए आपके पास। इससे कम है तो म्यूचुअल फंड में डालो ना यार पैसा। अब जिस आदमी को किक भी चाहिए, थ्रिल भी चाहिए लाइफ में, पैसे पे अच्छा रिटर्न भी चाहिए, और वो ये भी चाहता है कि मैं सेफ भी रहूं, तो भाई सेफ तो एफडी में रह जाता है, जहाँ 4 से 6-7% रिटर्न मिलती है। अब आप बिटकॉइन में आओगे तो भाई साहब उतने पैसे से आओ। मैं तो सबसे ये कहता हूँ, अगर आपके पास पूरी नेटवर्थ आपकी 100 रुपये है, तो आप केवल 2 रुपये से आइए बिटकॉइन में। हो सकता है ये 2 रुपये आपके 5000 बन जाएं, जो अभी आपकी नेटवर्थ 200 रुपये है या 100 रुपये है। तो दीपक जी, जैसे आपने कहा 20-25 लाख रुपए वाले लोग कम से कम आए स्टॉक मार्केट में, और कम से कम ऑप्शंस में, क्रिप्टो की दुनिया में कम से कम कितना पैसा लेकर आए? देखिए, क्रिप्टो में जो अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है, और मैं सबसे ये कहता भी हूँ, मुझे नहीं पता लोग कितना ला रहे हैं, लेकिन 5,000 से लेके लाख रुपए तक आप लेके आइए, जो आपके यथा अनुसार हो। मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी कि जिस पे है ही लाख रुपए वो लाख ही लेके आ जाए। जिस पे 1 करोड़ है वो लाख रुपए लाए। यानी कि आपको अपनी नेट वर्थ का 2% से ज़्यादा क्रिप्टो में नहीं लाना। इसको हम ये छोड़ देते हैं कि 5,000 लाओ, 10,000 लाओ या 1 करोड़। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए लाते हो तो 2 लाख लेकर 2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं लाना। मैं खुद इतना ही लाया हुआ हूँ। आप खुद इतना लाए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताइए सर, कि जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं भारत में, वजीर एक्स, कॉइन DCX, हम बहुत सारे नाम सुनते हैं। आपका पसंदीदा रिलायबल प्लेटफॉर्म जिसे आपको लगता है यार ये ना दूसरों से तो बेटर लगता है, मुझे अंधों में काना राजा है? देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो अच्छे हैं या नहीं। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ, और मैं कॉइन DCX यूज़ करता हूँ एज ऑफ टुडे। कल कोई और करने लग जाऊँ या मुझे कोई बेहतर लग जाए तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, आज की तारीख में मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए ले आया मैं सर, बाजार में घुस गया, आपकी बात मान ली कि चलो लगा कि ठीक है सर ने कहा है यार, और सही बात है, अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। कैसे सजाऊं 1 लाख रुपए में? कौन से कॉइन खरीद लूं, क्या खरीद लूं? देखिए, जैसे हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि टॉप कंपनीज में लगाइए पैसा, ये छोटी मझोली और ये मिड कैप स्मॉल कैप में मत लगाइए। ऐसे ही यहाँ भी ना कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले राजा बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम, उसके बाद XRP, उसके बाद ADA कार्डानो जिसे बोलते हैं, उसके बाद जी ओम मंत्रा, उसके बाद आप लगाइए सुई में, उसके बाद ओंडो कॉइन, उसके बाद जी आप लगाइए टाओ, एक कॉइन है TAO टाओ, टाओ, ओके। बायो BIO बायो। तो ये 7-8-10 कॉइन है, बस इसमें ही लगाना है। बाकी बहुत ज़्यादा सब में बराबर बराबर बांट दें? सब में आप बराबर बराबर बांट दीजिए। अगर आप 1 लाख लेके आए हैं तो 10 कॉइन में पहले 5-5 हज़ार डालिए। ठीक है। अगर वो आपके लेवल से 20-30% नीचे आ जाता है तो बाकी 50,000 फिर से 5-5 डाल दीजिए। और यदि वो 30-35% भाग जाते हैं सारे कॉइन, प्रॉफिट बुक करिए, फिर वेट करिए एक अच्छे एंट्री की,
क्योंकि 35% प्रॉफिट अगर आपने आधे पे कमाया, यानी कि 17% आपने टोटल पैसे पे कमा कमाया। लिया। स्टॉक मार्केट में तो आप कमा ही नहीं पा रहे ना 17-18%। एफडी में 7% कमा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में 14 से 15-20% कमा रहे हैं। तो यहाँ 17 कमा लिया तो आपने मतलब अपना जो बेंचमार्क था उसको तो कहीं ना कहीं नज़दीक आ गए ना। बिल्कुल। अभी सर मान लीजिए कि जिस स्थिति में शेयर बाजार है, आप बाजार को भी करीब से देखते हैं और बिटकॉइन को भी, क्या आपकी भविष्यवाणी है 2025 के लिए? आपको क्या लगता है कि शुभम 2025 में ना निफ्टी ये हाई देख जाएगा और बिटकॉइन या कोई एक कॉइन इतना रिटर्न यहाँ से दे देगा बेस्ट डेज में? शुभम भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ना ये पंडित नहीं हूँ। मैं हूँ टेक्निकल एनालिस्ट वाला काम। तो सर चार्ट्स पे तो दिख रहे होंगे आपको, कोई चार्ट लेवल? पे नहीं दिखता। चार्ट में क्या होता है, देखिए चार्ट कैसे काम करता है। हमने एक ये लाइन खींच दी, इसके ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा हम शांति से बेच के बैठ जाएंगे। तो अभी वो लाइन और जो रिवर्सल है वो काफ़ी दूर है। ओके, नीचे पेन कहाँ तक दिख रहा है सर? पेन अभी और दिख सकता है, जहाँ निफ्टी खड़ी है वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 10-12% का पेन और हो सकता है। और वो पेन एक्चुअली में इंडिया की वजह से नहीं है। पेन इज़ बिकॉज जो फॉरेन में जो ये टैरिफ वार और ये ट्रेड वार चल रही है, ये इस वजह से है। अच्छा दीपक सर, एक बात बताइए, आप केवल ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और ऐसे समय में जब आपको दिखता है कि मार्केट बिल्कुल ख़राब है या मान लो नहीं मूव कर रही है, ख़राब मार्केट है, क्या करते हैं ऐसे दिनों में? आप कैसे ट्रेड लेते हैं? अब आप कह रहे हैं ना टाइम करेक्शन ज़्यादा है शुभम, टीटे तो बहुत शॉर्ट्स के से सौदे भी नहीं ले सकते। देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो पहले आप देखिए, मैं 3 तरह के ट्रेडर हैं। हम भी ट्रेडर ही हैं, इन्वेस्टर भी एक ट्रेडर है और दूसरा तरह का ट्रेडर है वो भी एक ट्रेडर है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको जी। पहला वो ट्रेडर है जिसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, समझा, कंपनी को समझा, कंपनी की मैनेजमेंट को समझा, कंपनी के प्रोडक्ट को समझा और पैसा लगाया 10 साल आगे के लिए। उसको कोई मतलब नहीं है कि बाज़ार कहाँ जा रहा है, वो 10 साल बाद देखेगा। उसको कोई पेन नहीं है। नहीं है। वो तो बल्कि खुशी मना रहा है कि मैंने जो चीज़ 100 में ली थी आज 60 में मिल रही है, मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि उसने रिसर्च की हुई है। ही नोज दिस कंपनी विल डू गुड। पहला इन्वेस्टर या ट्रेडर। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे कौन आया? जैसे हम ट्रेडर हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता बाज़ार ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो बाज़ार ऊपर जाएगा तो भी दे के जाएगा, नीचे जाएगा तो भी दे के जाएगा, तो हम सेफ हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी ऑफ ट्रेडर है जिनको सब्जी वाले ने कहा ये कंपनी अच्छी है, उसने वो शेयर में पैसा लगा दिया, ये सोचे समझे कि उसके पास कोई रिसर्च है या वो भी कहीं से सुन के आया। शाम को पान खाने गए, वहाँ 4 आदमी बात कर रहे हैं, टीवी ने बोला ये शेयर अच्छा है। अरे उसने यही तो बोला ये अच्छा है, उसने ये थोड़ी कहा ले लो। ले लो। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ना मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी क्विक इन मैथ्स। आप मेरे से कोई भी 5 डिजिट की वो पूछो, 4312 इंटू 4300, मैं 1 मिनट में आंसर, 1 सेकंड आप बंद नहीं करोगे उससे पहले मैं आंसर दूंगा, आप पूछ के देखो। मान लीजिए सर 3434 इंटू 5312, 831। अब सर इतना तो नहीं हो सकता, इंटू करके देखेंगे तो मैंने कब कहा मैं सही हूँ? मैंने कहा मैं फास्ट हूँ। तो। समझ गया। 2 चीज़ में फ़र्क समझ आइए आपको। आई एम वेरी फास्ट इन मैथ्स, बट बट ये आई जरूरी एम नहीं है नॉट कि राइट इन मैथ्स। राइट इन मैथ्स, राइट। तो जो आप स्टॉक मार्केट सुन के आ रहे हो, क्या वो सही भी है आपके लिए, ये आपको समझना है। बिल्कुल मैं इसका एक दूसरा तथ्य देता हूँ। आप सब्जी भाजी तरकारी कभी खरीदते हैं? आप बिल्कुल। क्या खरीदते हैं आप? सर यही आलू है, टमाटर लास्ट है। सब्जी क्या खरीदी थी या फल क्या खरीदा था आपने? लास्ट सब्जी या फल क्या खरीदा था? सर सेब खरीदे थे अभी। कब खरीदे थे? 2-3 दिन पहले। क्या रेट था? 80 रुपए के आसपास। 80 रुपए किलो। अगर वही सेब वाला, उसके पास और भी होगा, ये 80 का है, ये 100 का है, 200 का है, बिल्कुल। लेकिन एक उसने साइड में सेब रखे थे, वो 1000 रुपए थे, वो नहीं लिया आपने? नहीं लिए। क्यों? मुझे लगा सेब ही खाने, काट के खाने। अभी सर घर जाऊंगा काट के खा लूंगा, वो पता नहीं क्यों लेना 1000 रुपए की। एक्चुअली ये नहीं इसकी सोच, वहां आपको वैल्यू नहीं दिखी। हाँ ऑब्वियसली कि अभी जाके काट के 1000 रुपए सेब ही खाना है ना। हाँ तो 1000 रुपए खर्च क्यों करना? 1000 क्यों करने? 80 में काम हो रहा है। तो 80 अगर वो खरीद लेते तो कितने का फर्क पड़ता? कुल 920 रुपए का। बिल्कुल।
लेकिन यहाँ लोग लाखों रुपए का लॉस ले लेते हैं। 920 वाली चीज अपने तन को लगती, फल हमेशा तन का फायदा करता है। भले 920 महंगा खरीदते तो भी अपने अपने तन को तो लगता, अपनी कुछ हेल्थ में एडिशन करता। वहां हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि 920 रुपए बचा लूं, लेकिन मैं लाखों रुपए लगा देता हूं किसी बेवकूफ की सलाह पे, जिसे खुद नहीं पता कि मैं ट्रेड कैसे करूंगा। सर अब रैपिड फायर राउंड खेलूंगा मैं आपके साथ, और जवाब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, जो दीपक सर का अंदाज है वही वाला। सर क्रिप्टो के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा 10 साल वाला, जिसे आप ट्रेडर ही कहते हैं, क्रिप्टो के लिए 10 साल अच्छा या महीने 2 महीने हफ्ते में काट लें? महीने 2 महीने हफ्ते में काट लें, जब 20-30% दिखाई दे। अगर आपको एक ऐसी स्थिति आ जाए, आपको कहा जाए कि दीपक जी या तो आज से आप क्रिप्टो ट्रेड करेंगे या स्टॉक ट्रेड करेंगे, बताइए क्या ट्रेड? क्रिप्टो ट्रेड करेंगे, स्टॉक छोड़ देंगे जी। चलिए, एक बड़ी बात सर, आपने हमेशा सफलताओं की कहानी नहीं सुनी होंगी। कई बार आपको ऐसे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने बड़ा नुकसान सहा। मुझे अच्छे से याद है आपकी एक रील जिसमें आपने बड़े बिंदास अंदाज में बताया था, यार एक दिन में मैंने कई लाख रुपए का नुकसान लिया। क्रिप्टो में एक दिन में आपका सबसे बड़ा लॉस? क्रिप्टो में मैंने लॉस नहीं लिया, क्योंकि अगर क्रिप्टो कोई कॉइन नीचे आ जाता मैं होल्ड करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 10-12 साल से ये देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने वो साइकिल देखी है, 3000 से चल के क्रिप्टो बिटकॉइन आया 14,000, 14,000 के बाद आ गया 2,500, फिर 2,500 से उठ के आया 21,000, 21,000 से आ गया 3,000, 3,000 से आया 50-60,000, 60,000 से आ गया 15,000, 15,000 से आया 1,00,000, 1,00,000 से आ गया 70,000। तो मैंने ना ये इस तरह की साइकिल देखी है, और इसमें हर 4 साल में एक बार करेक्शन आती है बहुत मोटी। तो अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका पैसा फिर कई गुना बढ़ जाता है। तो मैंने शायद कुछ 1-2 लाख रुपए लगाए थे, जो कि आज भी 14-15 लाख है। तो इसलिए मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ऊपर जा रहा है कितना। हाँ, लेकिन मैं टॉगल करता रहता हूँ। जैसे मैंने कोई चीज़ $1,000 की ली या $1,500 की ली, अब वो 1,500 वाली 3,000 होगी तो मैं उसे काटूंगा जरूर। हालांकि मुझसे लोग कहते हैं कि सर ये तो आपने गलती कर दी, 100 वाली चीज़ 200 आई आपने काट दी, ये तो 500 जाएगी। और मैं कहता हूँ बेटा तुम 500 में काट लेना, मेरे को 200 काटने दो, क्योंकि वो 200 वाली जो चीज़ मैं काट के आता हूँ मुझे 60 में दोबारा मिलती है। बस यहाँ गेम पेशेंस का है कि आपको रुकना है कि दोबारा आएगा। यस। तो सर फोमो फैक्टर नहीं होता कि अरे मिस कर गए, अब तो ये फिर लौट के नहीं आया? 15 साल से फोमो पे ही कंट्रोल। देखिए, ट्रेडिंग में 10% से 20% है चार्ट रीडिंग और स्ट्रेटजी, 80% है साइकोलॉजी। अगर आपने दिमाग पे नियंत्रण कर लिया और आप इसको प्रॉपर खेलना सीख गए, तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो। क्रिप्टो में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे चल रहा है। मेरे को रात को 10 बजे टाइम है, मैं 10 बजे ट्रेड कर लेता हूँ। कोई संडे मंडे होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं, 24/7। और आजकल तो ऐसे एक्सचेंज है, मैंने यहाँ बटन दबाया मेरे अकाउंट से पैसा SMS आ जाता है कि सर इतने पैसे डिपॉजिट हुए। मैंने यहाँ बटन दबाया मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। मतलब बेचना खरीदना इतना आसान है, आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गई है, बहुत मज़ेदार तरीके से आप ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन या इथेरियम राजा कौन? बिटकॉइन। बिटकॉइन राजा है। तो अगर आपको पैसा डालना होगा तो आप बिटकॉइन पर ज़्यादा डालेंगे इथेरियम? मैं देखिए छोटे छोटे कॉइन, मीम कॉइन्स, ये वो, इन पे मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोगों की ना वेल्थ इरोड होते हुई देखी है। किसी ने मतलब डेसिमल के 5वें हिस्से पे लिया तो पता लगा वो 10,500 वाला कॉइन आज 50 रुपये पे घूम रहा है। तो मैं जरा ऐसी चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं सॉलिड पैसा लगा, देखो सीधी सी बात है भाई साहब, 3,000 वाली चीज़ आज 70,000 पे खड़ी है, चाहे 1 लाख से वापस आ गई। बिल्कुल। तो मैं तो ऑलरेडी 20x प्रॉफिट में बैठा ही हूँ ना। बैठा ही हूँ, बिल्कुल। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। और ये मीम कॉइन ये वो, सर ये कब बढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है पता नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन जो ये सॉलिड 10 कॉइन है ना, ये मुझे पता है कि लोगों को वेल्थ जनरेट करके दे रहे हैं। 80% टूट जाए आज क्रिप्टो, क्या करेंगे? और पैसा डाल दूंगा। और पैसा डाल देंगे। तो देखिए आज के पॉडकास्ट में दीपक सर की 3 चीज़ें मुझे बड़ी साफ लगी कि भैया देखो, भरोसा है, बाजार में आओ, थोड़ा पैसा लेके आओ, बहुत लेकर मत आओ। दुकान में बहुत कुछ बिक रहा होगा, अच्छी चीज़ें खरीदो, जैसे लार्ज कैप खरीदते हो। रिस्क है क्योंकि अभी रेगुलेटेड नहीं है चीज़ें, और अगर वेबसाइट बंद हो गई तो हो गई, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं। इस सब के बाद भी क्यों आओ, क्योंकि नई चीज़ है, बड़े मुनाफे बन सकते हैं, ये एक वजह है। तो अगर पूरी पोर्टफोलियो सजा रहे हो, पूरी थाली सजा रहे हो, तो एक थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें रख सकते हो। ये निचोड़ आप लेकर जाइए। लेकिन 2-3 बड़े अब अहम सवाल आप सुनिए। पहला सवाल सर,
आप ट्रेडर हैं इसमें शायद एक बात आप कहना भूल गए, जो कि सबसे बड़ा टेक अवे है। जी। सर मेरे कहने इसके कहने से मत आओ, अपने आप को एजुकेट करके आओ। एजुकेट जरूर कर लीजिए, हाँ बिल्कुल। और दीपक जी कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं। सर मैं अपने कोर्सेज का प्रचार नहीं कर रहा, नहीं, लेकिन नहीं, मैं वैसे बता- हाँ, मेरा कहना ये है कि आप किसी भी चीज़ में आए, आप स्कूटर भी करते हैं तो पहले आप सीख लेते हैं, तो आप खुद अपना जो भी निर्णय लें। अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे लगाएं, और अपने वित्तीय सलाहकार से या बस। जिस एक्सपर्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं उससे पूछिए, जाइए, सीखिए। दीपक जी जैसे और भी बाजार में लोग होंगे जो अपने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे वेबिनार देते हैं। आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं आप जानिए। हमारे पॉडकास्ट का पूरा जो मकसद था वो ये था कि क्रिप्टो की दुनिया से आपको वाकिफ करा सकें कि वाकई दरअसल चल क्या रहा है। दीपक सर 2-3 सवाल अब जो ओवर आर्चिंग है, मतलब वो केवल क्रिप्टो से नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा मन है जानने का। सर मैं भी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, करीब 10 साल पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस की थी। हर टेक्निकल एनालिस्ट के अपने 2-3 एक तरीके से सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं कि यार इन पर हम देखेंगे और हम सीखेंगे, काटेंगे। आपने कहा एक लाइन खींचता हूँ शुभम, ब्रेकआउट आया तो बाय, ब्रेक डाउन आया तो मैं सेल करूँगा। कौन से पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? देखिए, मैं एक तो EMA को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि EMA इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर जो आपको बताता है 10-20 दिन का मूविंग एवरेज या 20 डेज का मूविंग, 20 डेज का मूविंग एवरेज, डेली के टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम पे 20 डे का मूविंग एवरेज लगा के ऊपर गया तो मैं बाय। कैंडल क्लोज होने की वेट करता हूँ। अगर कैंडल ऊपर बंद हो रही है तो मैं फिर बाय में बैठूंगा, ठीक है, और नीचे आ गई तो मैं तुरंत एसएल लेके सेल में बैठ जाऊंगा। तो आप सेल में बैठ, और सेल अगर बैठूं या ना बैठूं, लेकिन मैं बाय के लिए वेट करूंगा। जब ये दोबारा घूम फिर के ऊपर आएगी तो मैं बाय करूंगा। इकलौता बस यही, केवल एक इंडिकेटर आप फॉलो करें, आपकी लाइफ बन जाएगी। आप एक ही इंडिकेटर फॉलो करते हैं? सर मेरे तो कोई इंडिकेटर ही नहीं होता, मैं तो प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं, प्राइस एक्शन को समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या है, जब इंडिकेटर नहीं थे तो भी तो चार्ट देखे जाते थे ना। बिल्कुल, जापानी कैंडल स्टिक बनी थी बनती तो थी, ये बिल्कुल। क्या था, बोरियां ला ला के रख देते थे पहले लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके हिसाब से ये कैंडल बनी थी। तो पिछले का हाई, अगर सिर्फ आप अपनी कैंडल पे, मतलब चार्ट पे 4 लाइन लगा लें, कल का हाई कल का लो, आज का हाई आज का लो, कल का हाई कट रहा है तो मुझे हर हालत में बाय में बैठना, चाहे ट्रेंड कितना ही डाउनवर्ड हो। और कल का लो कट रहा है तो सेल में सेल में, अब मैं सेल में नहीं बैठता, मैं वहाँ पोजीशन छोड़ देता हूँ, मैं वेट करता हूँ। क्रिप्टो में क्योंकि मुझे पता है ये घूम फिर के फिर ऊपर आ जाता है, तो मैं जनरली स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता। नहीं लगा। आपका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप स्टॉप लॉस का भी कहते हैं कि मैं शुभम स्टॉप लॉस तब लगाता हूं जब मैं इसको काट के और जब वो दोबारा लौट के आ जाता है उसके 2-3, वो प्राइस एक्शन की वजह से ही, वो प्राइस एक्शन की वजह से, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जब तक कैंडल नीचे नहीं आ गई बस। मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप बिगनर्स के लिए कहते हैं कि केवल 20 दिन का EMA लगा के बैठ जाओ। 20 दिन का EMA वरदान है, भगवान का भेजा हुआ वो इंडिकेटर है। डेली चार्ट पर 20 दिन का EMA लगाओ, यस, ऊपर निकले कैंडल क्लोज हो जाए आप बाय कर लो, नीचे बिल्कुल। निकले आप देखो ना, बैक टेस्ट करो ना यार, इसमें देखो हम हाँ, मेरे obviously कहने से क्या मतलब है, बैक टेस्ट करके आप देखिए। बैक टेस्ट करिए। आप कल का हाई लो ओपन क्लोज जो है, अगर आप केवल ये 4 लाइन खींच लेते हैं, आप देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइनें वहीं मिलने लगेंगी। इसके ऊपर गया यानी बाय है, इसके नीचे गया सेल है। इट इज़ वेरी सिंपल। लोग करना ही तो नहीं चाहते, लोगों को ये चाहिए उन्हें कोई आके कि सर बता दे। टेलीग्राम चैनल बता दो, सर ये बता दो, सर कोई टिप्स दे दो। अच्छा सर, मल्टीबैगर का आपका एक फार्मूला मैं पढ़ रहा था, मैंने आपके बारे में काफ़ी, आपके लगातार मैं वीडियोस फॉलो जी। करता हूँ। एक मल्टीबैगर का फार्मूला आप बता रहे थे यार, स्क्रीनर पर जाओ, एक स्क्रीनर लगा लो, FII इतना हो, प्रमोटर इतना हो, और 10,000 करोड़ से छोटी कंपनी हो, ये मल्टीबैगर निकल गए। टेक्निकल के लिए, चार्ट के लिए स्टॉक कैसे छांटते हैं सर? देखो सर क्या होता है, पहले आप स्क्रीनर से एक अपने लिए 150 चार्ट निकाल लो, मतलब 150 स्क्रिप्ट्स निकाल लो। अब वो स्क्रिप्ट आ गई मेरे को, अब 5500 में से मेरे पास 100 फिल्टर हो गई। इसको मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा लिया। अब मैं सब पे ब्रेकआउट लगा के लाइनें खींच देता हूँ, और उस पर एक अलर्ट लगा देता हूँ कि जैसे ही वो आएगा वो घंटी बजने लगती है, टन 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 टन। अब मैं उसके बाद सो जाता हूँ। जैसे ही वो घंटी बजती है, अब मेरी टीम को भी पता है कि सर की घंटी बज गई, बस वो वहाँ बाय कर लेते हैं अगर वो प्रोबेबिलिटी पे आता है तो। अब लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, 2-3% से भी छोटा एसएल होता है हमारा। लेकिन अगर वो वहाँ से भागना शुरू करता है और ब्रेकआउट दे रहा होता है, तो कई दफ़ा वो 100% भी चल जाता है वहाँ से। सर इतने टूटते बाजार में कहीं कोई पैनिक, टेंशन या सब बस मस्त चल रहा है? कोई टेंशन ही नहीं सब, मतलब हम ट्रेड दोनों सर। साइड बाजार आएगा, देखो सर, बाजार हमारे को देने के लिए बना, हमसे लेने को नहीं लेने के लिए। 2000
20 से पहले का टाइम था सर, मैं रोता था रोज कि मेरे को किसी तरह से 1000 रुपये की कमाई आ जाए। लेकिन जब मैं सीख गया, मैंने टाइम लगा लिया, मेरे को समझ आ गई। अब तो सर मैं सीधा कहता हूँ, कोई सा बाज़ार हो, अगर कोई लोग जाके देखना चाहें, मैं आज एक रेफरेंस देता हूँ। मैं रोज़ रात को 9 से 10 या 10 से 11 या कई दफ़ा 11 से 12 लाइव आता हूँ क्रिप्टोज़ के लिए। ये बात है कुछ 25 नवंबर के आसपास की। वहाँ पे कुछ लोग मेरे से आर्गुमेंट कर रहे थे कि सर आपको क्रिप्टो नहीं आती, क्रिप्टो में प्राइस एक्शन काम नहीं करता। मैंने कहा मेरा टारगेट बेटा $1,10,000 का है बिटकॉइन का, और ये मैं बोल रहा हूँ लाइव। 25 या 26 नवंबर वाला अगर मेरा आप लाइव अभी भी पड़ा हुआ है वो देखेंगे तो वहाँ पे है। और मेरे से कुछ लोगों ने सुपर चैट पे थैंक्स देते हैं, वो कुछ पैसे देते हैं तो उनकी पॉपअप हो जाती है, उस पर लिख के गालियाँ दी। मैंने कहा बेटा आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। ये बाल मैंने ना ऐसे ही सफ़ेद नहीं कर लिए, मैंने बहुत मतलब एक गलत वर्ड बोलूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ घिस के करे हैं, और 15 साल के एक्सपीरियंस से करे हैं। 1,08,900 से ऊपर ना जा पाया बिटकॉइन, और वहाँ से 70,000 आ गया, 1,10 को पार ना कर पाया, और वो लाइन आज भी लगी हुई है। और इतने गिरते बाजार में एक कॉइन था ओम कॉइन, हमने कहा ये ले लो $2 पे, इसका टारगेट $10 का है, 9.22 से वापस आ गया। हमने 9.22 पे बुक नहीं किया, 10 पे ही करेंगे। अभी कहाँ है? अभी चल रहा है कुछ 7 के आसपास, 7 साढ़े 7। ऐसे ही XRP था 1.5 या 1.6 चल रहा था, मैंने कहा $4 का टारगेट है इसका मेरा पहला। सर प्राइस एक्शन सब कुछ, कैंडल जो होती है ना, हर कैंडल कुछ बोलती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है भाई मेरा ये है। लोग समझ ही नहीं पा रहे उसकी भाषा। देखिए भाई, दीपक जी जैसा व्यक्ति हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन पॉडकास्ट कर सकता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में बात कर लीजिए, आप कैंडल पे बात कर लीजिए, ठीक है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती है तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैं और बात कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दीपक जी फिर आएँ, और जैसे इस बार क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी सी सुलझाई है, हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया सुलझाएं, हम प्राइस एक्शन की बात करें, हम चार्ट्स की बात करें, हम कंपनियों की बात करें, हम दुनिया की कोई कमोडिटी, कोई करेंसी ट्रेड करने के लिए जिन चार्ट्स की ज़रूरत होती है उनकी बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, और दीपक सर से इसी शो पर ज़बान लेता हूं। सर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। सर को मैं लेकर आऊँगा, आपके साथ लाइव करूँगा, पूरा वेबिनार प्लान करूँगा। अगर आप कहेंगे कि ठीक है पूरा सर का 2 घंटा लीजिए और आप हमको सिखाइए टेक्निकल, मैं वेबिनार प्लान कराऊँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस। आप बस चैट बॉक्स में लिखिए जिससे मुझे आपका इंटरेस्ट पता चल सके। सर बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, इतनी इनसाइट्स वैल्यूएबल देने के लिए। खास बात ये कि बहुत ब्लंट बताया। छोड़ना होगा तो स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा, क्रिप्टो नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आऊँगा किसी नए खास मेहमान के साथ। नमस्कार। थैंक यू।